बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फन अकाउंट का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, लेकिन कुछ बातों पे आप गौर नहीं कर पाए, थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है जो आपके पास सवाल आए वो भी परपिचुअल सिस्टम का ही हो, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए। फॉलोइंग इज द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ ऑनियन ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2021। डिस्क्रिप्शन डेबिट बैलेंस, डिस्क्रिप्शन क्रेडिट बैलेंस। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 142 मिलियन, इन्वेंट्री 89.6 मिलियन। अब ये ना इसके आगे ओपनिंग लिखा हुआ है ना क्लोजिंग लिखा हुआ है। अगर सिस्टम पीरियोडिक है तो ये ओपनिंग है, और सिस्टम अगर परपेचुअल है तो ये क्लोजिंग है। ट्रेड डेटर्स 42 मिलियन, प्री पेमेंट्स 9 मिलियन, बैंक डिपॉजिट्स यानी सेविंग अकाउंट, बैंक करंट अकाउंट 8.3 मिलियन, ऑनर्स ड्राइंग 7.8 मिलियन, cost of sales 245 million, operating expenses 63.7 million, फाइनेंशियल चार्जेस 8.8 मिलियन। ठीक है जी। तो इस बार लफ्ज ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस्तेमाल हुआ है, तो सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन सब इसमें आ गया बेटा। अच्छा, अब काबिल गौर बात क्या है, ट्रायल बैलेंस की डेट देखिए सब लोग। 30 जून 2021 ट्रायल बैलेंस की डेट है। बोलिए, जवाब दीजिए। और यहाँ लिखा हुआ है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 30th June 2021। इस बात का क्या मतलब बेटा, आमतौर पे ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग होता है, लेकिन यहाँ डेट ओपनिंग लिखी होती है। आज यहाँ डेट क्लोजिंग लिखी हुई है। इस बात को पिक करें काइंडली, जवाब दीजिए। यहाँ डेट क्लोजिंग लिखी हुई है, इस बात का क्या मतलब है बेटा, जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ आज अक्यूमुलेटेड डेप्शन के सामने क्लोजिंग डेट लिखी हुई है, इस बात का क्या मतलब लिया जाए। अरे भाई, जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। जबरदस्त बेटा, साथ मतलब डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है। एक ही बंदा बोला है अब तक कि सर डेप्शन की एडजस्टमेंट क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हो गया है, अक्यूम डेप्शन क्रेडिट हो चुका है। हाँ, अगर उसमें कोई गलती हुई है तो उसको ठीक करना जरूरी होगा हमारे लिए। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके आगे कोई डेट नहीं लिखी हुई तो उसको हम ओपनिंग ही अज्यूम करेंगे। कैपिटल 99.4 मिलियन, लॉन्ग टर्म लोन 55.4 मिलियन, ट्रेड क्रेडिटर्स 33.3 मिलियन, अक्रूवल्स 9.4 मिलियन, सेल्स 397.6 मिलियन। अच्छा जी। और जरा यहाँ पे देखिएगा, क्या आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दिख रही है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है 245 मिलियन। सिस्टम कौन सा चल रहा है, परपीचुअल चल रहा है। अब ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है, जरा इसको ख्याल रखिएगा। ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कैरीड आउट ऑन 30th June 2021, जब हमने फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट किया, ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कैरीड आउट ऑन 30th June 2021, ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, सिस्टम कौन सा है, परपीचुअल। तो परपीचुअल सिस्टम के तहत हमें इन्वेंट्री अकाउंट से ही इन्वेंट्री का बैलेंस शीट मिल जाएगा। ये इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट 89.6 मिलियन। ये हमने कहाँ से उठाया है, इन्वेंट्री का अकाउंट का बैलेंस शीट है। लेकिन हम फिर भी गोडाउन जाएंगे, याद करें इन्वेंट्री अकाउंट के हिसाब से हमारे पास 4 कैलकुलेटर आ रहे थे, अगर आपको क्लास वाली एग्जांपल याद हो। लेकिन गोडाउन में कितने पड़े हुए थे, 2 पड़े थे, शॉर्टेज आ रही थी, शॉर्टेज। फिर उस शॉर्टेज को हमने डील करना सीखा। यस और नो।
बाबा रिस्पांस चाहिए आप सबका मुझे, अगर आप इतना स्लो रिस्पांस करेंगे बात नहीं बनेगी। याद करें इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस सीडी था वो 4 कैलकुलेटर के बराबर था, लेकिन गोडाउन में 2 कैलकुलेटर पड़े थे, बिल्कुल वैसा ही मामला हो रहा है। अभी हम गोडाउन गए हैं इन्वेंट्री काउंट करने के लिए ताकि इन्वेंट्री अकाउंट और गोडाउन वाली इन्वेंट्री क्या होता है आपस में रिकंसाइल हो जाए। फॉलोइंग मेथड्स वर नोटेड फॉर which nothing has been recorded in the books. Goods having cost and selling price of rupees 4.2 million and 5.8 million respectively were withdrawn by the owner for his personal use. यानी इन्वेंट्री विड्रॉ की है ऑनर ने, उसकी कोई एडजस्टमेंट पास नहीं की, तो आपके पास गोडाउन में जो स्टॉक आ रहा है वो 4.2 मिलियन से कम आ रहा है। तो अब सिस्टम कौन सा है, परपीचुअल। इसमें ड्राइंग की एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग तो डेबिट हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 1 का पहला पार्ट, ड्राइंग डेबिट। क्रेडिट किसे करूं, इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से, इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड हुई हुई है, सेलिंग प्राइस पर या कॉस्ट पर। 4.2 मिलियन। अच्छा जी, उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 14 मिलियन वर फाउंड डैमेज and would be sold at 90% of the purchase cost after incurring a rectification cost of rupees 1.9 million। ठीक है जी, गुड्स खरीदी हैं आपने 14 मिलियन की, लेकिन वो डैमेज पड़ी हुई है, अभी वो अनसोल्ड है, डैमेज है, यानी आपके इन्वेंट्री के बैलेंस सीडी में 14 मिलियन की गुड्स मौजूद हैं। उसके बाद were found damaged and would be sold at 90% of the purchase cost after incurring a rectification cost of 1.9 million। जिनको आप 90% वैल्यू पे बेचेंगे, किसकी 90% वैल्यू, परचेज कॉस्ट की। जरा बताइए 14 मिलियन का 90% क्या बना, 12.6। 12.6 में से आप 1.9 क्या कर लें, माइनस कर लें। जाहिर सी बात है इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट पे विड्रॉ होगी ना बेटा, 5.8 सेलिंग प्राइस। अच्छा जी, भाई आपसे पूछ रहा हूं मैं, 14 मिलियन का 90% कॉस्ट लिखा आपने 14 मिलियन, लेस करवा दिया क्या आपने, एनआरवी 14 का 90% माइनस सेलिंग एक्सपेंस या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितना, 1.9 मिलियन। तो एनआरवी कितनी है, एनआरवी कितनी है, 10.7 मिलियन। अब क्योंकि सिस्टम कौन सा है, परपीचुअल है, तो हमारे इन्वेंट्री के बैलेंस सीडी में 14 मिलियन की कॉस्ट मौजूद है। यस और नो। उस 14 मिलियन को हमने 10.7 बनाना है, तो अब आप सब बताइए एडजस्टमेंट कितने से पास होगी, 3.3 से। वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये एंट्री गई सीओजीएस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 3.3 मिलियन।
गुड, जबरदस्त बेटा, बेहतरीन काम हो गया। Goods purchased on credit costing 3.5 million were returned to a supplier on 30th June 2021. 3.5 मिलियन से गुड्स और शॉर्ट है गोडाउन में, जो गोडाउन से जा चुकी हैं, लेकिन आपने अब तक उनको अपनी इन्वेंट्री में से कम नहीं किया क्योंकि आपने उसको वापस कर दिया। यानी आपने परचेज रिटर्न की अब तक कोई एंट्री पास नहीं की। लेकिन ख्याल रखिएगा, परचेज रिटर्न बोलते वक्त आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा सिस्टम कौन सा है, परपीचुअल है। तो परपीचुअल सिस्टम में परचेज रिटर्न का इफेक्ट कहाँ आएगा, कौन से अकाउंट पे पड़ेगा, बताइए, जल्दी बोलिए बड़े, जल्दी बोलिए। इन्वेंट्री अकाउंट। गुड। और दूसरा अकाउंट कौन सा है, क्रेडिटर का अकाउंट है, ट्रेड क्रेडिटर्स पे इफेक्ट पड़ गया, तो एंट्री बनी ट्रेड क्रेडिटर्स डेबिट। इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से बेटा, 3.5 मिलियन। सही। बहरहाल उसके बाद a payment of rupees 7.2 million being 40% of a yearly maintenance contract। आपने पेमेंट की है 7.2 मिलियन, जो कि 40% पेमेंट है सालाना कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर आप 7.2 को डिवाइड बाय 0.4 करें तो आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट मिल जाएगी। अगर 7.2 मिलियन आपकी 40% पेमेंट है तो 7.2 को 0.4 से डिवाइड करने से आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट मिल जाएगी। जवाब दे भाई, 80 मिलियन। जबरदस्त। अच्छा जी। अच्छा, अब और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब से हो रहा है, अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अब तक इसको कितने मंथ्स हो चुके हैं, कितने मंथ्स हो चुके हैं, 9 मंथ्स। तो 18 को डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय जरा 9 कर दीजिए, बताइए आंसर क्या आता है। तो आपका इस साल का मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना बनता है, 13.5। गुड। तो 13.5 कहाँ जाना चाहिए, एसओ सीआई में, यस और 9 मंथ्स का बैलेंस कहाँ जाना चाहिए, एसओ सीआई। अच्छा, अब जरा तवज्जो दरकार है, तो मैं अभी एक एडजस्टमेंट बना रहा हूँ, जरा गौर से देख लीजिएगा। आपने कहा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर देंगे इसको आप। डेबिट कैसे निकाला आपने, आपने कहा 7.2 मिलियन था जो आपका पे किया हुआ है, ये आपके टोटल वैल्यू का 40% है। जब इसको डिवाइड बाय 4 किया तो पूरे साल की कॉस्ट आ गई। लेकिन अभी तक कितने मंथ्स गुजरे हैं, 9 मंथ्स, तो आपका एक्सपेंस 9 मंथ्स के बराबर है। तो आंसर आ गया 13.5। तो 13.5 से रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट हो गया। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या आपने 30, जितना एक्सपेंस आपने डेबिट किया है वो पूरा का पूरा अनपेड है या उसका कुछ पोर्शन पेड है। तो 13.5 में से 7.2 पेड है, और वो किस नाम से पेड है, प्रीपेमेंट, मतलब वो आपने एडवांस में दिया था, उसको प्रीपेमेंट मान लिया था। तो 13.5 में से 7.2 की प्रीपेमेंट क्या कर दें आप, एक्सपायर कर दें, और आप बोले प्रीपेमेंट क्रेडिट। ये 13.5 जो कि एक्सपेंस बन गया, उसमें 7.2 जो पेड था
वो प्री पेमेंट के तौर पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, यस और नो। और बाकी जो बचा वो क्या है आपका, अक्रूड एक्सपेंस। यानी एग्जामिनर को जरा देखो कि उसने प्री पेमेंट एक्सपायर करवाकर रिमेनिंग पोर्शन को अक्रूड बनवा दिया। क्यों? क्योंकि आपका एक्चुअल एक्सपेंस आपके प्री पेमेंट वाले साइज से क्या था, ज्यादा था। और जो रिमेनिंग अमाउंट आपका बन रहा है, जो रिमेनिंग अमाउंट आपका बन रहा है वो स्टिल क्या है, अनपेड है। तो वो अनपेड अमाउंट क्या कहलाया आपका, अक्रूड एक्सपेंस। जवाब दीजिएगा प्लीज, अक्रूड एक्सपेंस कितने से? क्या बेटा ये वाली एडजस्टमेंट सबको समझ में आ गई है कंफर्म? इस लाइन को दोबारा पढ़ के देख लीजिएगा। A payment of rupees 7.2 million being 40% of the amount of a yearly maintenance contract commenced from 1st October 2020 was included in prepayment. Remaining amount is payable on completion of the contract. तो 7.2 मिलियन आपने पे किया था, जो कि ओरिजिनल पेमेंट का 40% था। तो जब हमने 7.2 को डिवाइड बाय 0.4 किया, हमें पूरे साल का एक्सपेंस मिला। अभी वक्त कितना गुजरा था, अक्टूबर से जून तक का 9 महीने का, तो हमने 9 महीने का एक्सपेंस निकाल लिया। और ट्रायल बैलेंस में हमने क्योंकि इसको प्री पेमेंट माना था, तो हमने 1 रुपया भी एक्सपेंस के तौर पर चार्ज नहीं किया था। तो हमने पूरे 13.5 को एक्सपेंस के नाम से डेबिट कर दिया। और जो 13.5 में से पार्ट पेमेंट हुई भी थी, उसको हमने क्या कर दिया, प्री पेमेंट के तौर पे क्रेडिट कर दिया, ताकि वो एक्सपायर हो जाए। और जो हमारा एक्सपेंस प्री पेमेंट लेवल से अबव था, जो हम पर ड्यू हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया, उस अमाउंट को हमने अपने ऊपर क्या मान लिया, 6.3 मिलियन से अपने ऊपर लाइबिलिटी मान लिया। यस और नो? क्विक क्विक रिस्पॉन्स बेटा, क्विक रिस्पॉन्स। The bank deposit account was opened on 1st October 2020. बैंक का आपने अकाउंट कब खोला है, 1 अक्टूबर को, फॉर 1.5 ईयर्स। ठीक है जी, कितने साल के लिए, 1.5 साल के लिए। 12% पर एनम। ठीक है जी, 12% पर एनम पर। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एट एवरी 6 मंथ्स। इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है हर 6 महीने। यानी बैंक की इस अकाउंट पर इंटरेस्ट पे करने की पॉलिसी जो है वो कितनी है, 6 महीने। तो अगर ये आपका अकाउंट 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसके पहले 6 महीने कहाँ पूरे हुए, इस अकाउंट के पहले 6 महीने कहाँ पूरे हुए? बाबा क्विक रिस्पॉन्स, इस अकाउंट के पहले 6 महीने कहाँ पूरे पूरे हुए? 31 मार्च को। तो इन 6 महीनों का इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है आपको। अगर क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट हर 6 महीने आपको पे कर दिया जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो क्या इन 6 महीनों का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है? यानी आप रिसीव कर चुके हैं? जो रिसीव किया वो रिकॉर्ड किया? तो जरा बताइए, पहले मैं एक बार मुकम्मल कर लूं फिर आपसे पूछता हूँ तफसील। डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 40। 40 का निकालें 12%। पहले जो बोल रहा हूँ वो करें, 40 का निकालें 12%, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। 6 महीने का निकालें, 2.4। जल्दी जल्दी करें बेटा। इतने से कैशिया बैंक डेबिट हो चुका है। यस, तो कैशिया बैंक डेबिट होना चाहिए था, हो चुका है। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी हमें क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट इनकम दिखाई नहीं दे रही। क्वेश्चन कहता है गलती हो गई आपसे, आपने बजाय इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करने के आपने सेल्स क्रेडिट कर दी है। सेल्स 2.4 सेल्स में आ गया है, क्या करें अब? सेल्स से निकाल दें, प्राइमरी इनकम नहीं है ये आपकी, तो आप क्या करें,
सेल्स डेबिट कर दें, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर दें। ये वो इंटरेस्ट है जो रिसीव हो चुका है, लेकिन गलती से इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होने के बजाय सेल्स में क्रेडिट हो गया था। तो आपने कहा 40 का 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। अब वो इंटरेस्ट जो अप्रैल मई और जून से बिलोंग करता है, जो अब तक रिसीव हुआ ही नहीं, तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, जिसकी पास करनी है आपने क्या, एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट क्या है, जल्दी बताइएगा प्लीज। वो एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो अब जो एसोसिएशन में इनकम होगी वो 9 मंथ्स के बराबर आएगी। 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। कितने से बेटा? 1.2 से। ये 2.4 से एंट्री बनी और ये 1.2 से। ठीक है जी, क्लियर बेटा यहाँ तक? The figure in the trial balance for the bank current account represents balance prior to reconciliation with bank statement. अच्छा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपका बैंक बैलेंस है वो रिकंसाइल होने से पहले जो आपका कैश बुक शो कर रहा है वो रख दिया गया है 8.3 मिलियन से। अच्छी ध्यान में रखिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट से है। या आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। बैंक रिकंसिलिएशन जो है वो करंट अकाउंट के लिए बनाई जाती है, बिजनेस के करंट अकाउंट के लिए। उसका सेविंग अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो करंट अकाउंट में बैंक पे कर सकता है। तो एज पर कैश बुक हमारा बैलेंस कितना है? 8.3 मिलियन। याद रखिएगा, इस बैलेंस के ऊपर हमने इफेक्ट लेना है उन ट्रांजैक्शंस का जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली और हमने रिकॉर्ड नहीं की। बस वो ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, उनका कोई इफेक्ट नहीं लेना। हमने एडजस्टमेंट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री उन ट्रांजैक्शंस की बनानी है जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली और हमने रिकॉर्ड नहीं की। जैसे बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस माइनस कर लिए, या बैंक ने हमारे बिहाफ पे अगर कोई पेमेंट रिसीव कर ली और हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो हमें उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। कैश बुक को अमेंड करते वक्त वो ट्रांजेक्शन आती हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड की हैं और हमारे बिजनेस रिकॉर्ड नहीं की। भाई जवाब देना आप सब लोग यार। ठीक है जी। तो अपॉन कंपैरिजन विद बैंक स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट चेक्स ऑफ रुपीज 3.1 मिलियन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वर नॉट क्रेडिटेड। तो हमने 3.1 मिलियन के चेक बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक ने अब तक उनको क्लियर नहीं किया है। उन चेक्स को बैंक ने अब तक क्लियर नहीं किया है। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो हमने रिकॉर्ड कर ली है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की होगी। तो इसका फिल वक्त हमारे कैश बुक के ऊपर कोई बैलेंस, क्योंकि हमने ये पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हमने अपना बैलेंस 3.1 से बढ़ाया हुआ है, बैंक ने नहीं बढ़ाया। तो इसको हम सिर्फ रिकंसाइल करेंगे। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक, क्वार्टरली ऑफिस रेंट टिल 31st August 2021 amounted rupees 4.2 million was debited। बैंक की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपका क्वार्टरली रेंट है कब तक का? 31 अगस्त 2021 तक का। वो बैंक ने आपके अकाउंट से क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया।
तो अगर 31 अगस्त से इसमें जुलाई और अगस्त 2 महीने का रेंट आ रहा है, जो कि आपके लिए क्या है, प्रीपेड भी है, लेकिन खैर बैंक ने आपका अकाउंट क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। बैंक ने आपका अकाउंट क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, अपना अकाउंट, अपना 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 कैश बुक क्या करना है, क्रेडिट करना है, यस और नो। जरा देखिएगा इस एंट्री को मैं कैसे बनाता हूँ। बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट कितने से बेटा, 4.2 मिलियन से। 4.2 मिलियन जो है वो 3 मंथ्स का रेंट है। 4.2 मिलियन जो है वो 3 मंथ्स का रेंट है, और वो 3 मंथ्स पूरे कहाँ हो रहे हैं, अगस्त 2021 में। तो अगस्त 2021 अगला अकाउंटिंग पीरियड, जुलाई 2021 अगला अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ एक मंथ का रेंट जून का हुआ, वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट कर दें एक मंथ के हिसाब से, 4.2 डिवाइडेड बाय 3, 4.2 डिवाइडेड बाय 3, 1.4। और प्री पेमेंट डेबिट कर दें, प्री पेमेंट डेबिट कर दें 2.8। भाई बात समझ में आ रही है। पहली बात इतनी ध्यान में रखेंगे, बैंक ने आपके अकाउंट में से 4.2 कम किए, ये आपने अपने अपने पास अपने रिकॉर्ड में, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। तो जब आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस 4.2 से कम हो जाएगा। पहला हिस्सा, बैंक बैलेंस को 4.2 से कम कर दें, हो गया कम। अब ये सोचें पैसे किस मकसद के लिए पे हुए हैं। ये पे हुआ है सर रेंट, कब तक का, अगस्त तक का। अगस्त अगले अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता है, जुलाई भी अगले अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता है। सिर्फ बचा अब क्या, जून। जून फॉल करता है करंट अकाउंटिंग पीरियड में। तो जून 2021 का जो रेंट है वो एक्सपेंस है, बाकी 2 मंथ्स का रेंट है वो प्रीपेड है। भाई जवाब दें भाई सब लोग प्लीज, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। उसके बाद बैंक चार्जेस ऑफ 0.2 मिलियन वर डेबिटेड। बैंक ने हमारे अकाउंट को मजीद 0.2 मिलियन से क्या किया है, कम किया है। क्या करें भाई, ये भी वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो एंट्री बना दें, बैंक चार्जेस डेबिट, ये कहाँ जाएगा, फाइनेंस चार्ज में। और बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से, 0.2 मिलियन से। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट वन इज व्हाट, a check of rupees 0.9 million was returned by a bank as dishonored। एक चेक है 0.9 मिलियन का, जो कि बैंक ने वापस कर दिया है, डिसऑनर्ड चेक, फाइन वाला चेक। दिस चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर नेट ऑफ 10% सेटलमेंट डिस्काउंट। ये चेक आपने अपने कस्टमर से रिसीव किया था 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं भी डिस्काउंट वगैरह लिखा हुआ है आपके पास, डिस्काउंट अलाउड। तो मैंने कहा था डिस्काउंट अलाउड जो है वो, अगर आप वो प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे तो उसको हम कहाँ से लेस करते हैं, सेल्स में से। उसकी एडजस्टमेंट हम सेल में से कर देते हैं। ठीक है, या फिर वो आपने कहाँ लिखे हुए होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दो में से किसी एक जगह लिखे होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखे होंगे या सेल में लिखे होंगे। खैर, आप इसको फिलहाल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ट्रीट कर लीजिएगा।
तो अब सवाल है, आपको चेक कितने का मिला था? 0.9 मिलियन का। ये 0.9 मिलियन का चेक 10% डिस्काउंट काटने के बाद था। तो सवाल ये कि आपने अपने कस्टमर से 0.9 मिलियन रिसीव करके उसका कितना बैलेंस कम किया? तो 0.9 मिलियन जो है वो कस्टमर के असल बैलेंस का 10% डिस्काउंट काटने के बाद है, यानी 0.9 मिलियन असल बैलेंस का जो है वो 10% सॉरी, असल बैलेंस का 90% है। तो अगर आप 0.9 को डिवाइड करें 0.9 से तो आंसर आएगा 1 मिलियन। यस और नो? क्या कहते हैं आप? जवाब दें। तो डिसऑनर्ड का मतलब ये होता है कि आप क्या करें, डेटर का बैलेंस बढ़ा दें। ये जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड डेटर्स कितने, 42 मिलियन, इसको बढ़ा दें कि भाई ये जो पैसे इससे मिले थे वो नहीं मिले, लिहाजा इससे वापस पैसे लेने। आपने कहा ट्रेड डेटर्स डेबिट 42 मिलियन से, सॉरी 1 मिलियन से। ठीक है जी। उसके बाद बैंक अकाउंट क्या कर दें, क्रेडिट कर दें 0.9 मिलियन से। और डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट आपका इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट कर दें कितने से, 0.1 मिलियन से। मैंने कहा था इस वाली एडजस्टमेंट को आप इग्नोर कीजिएगा, इसलिए कि इसके अंदर क्या आ रहा है, डिस्पोजल आ रहा है, डिस्पोजल। डिस्पोजल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आइए, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े मजीद, तो अब लास्ट हमारी एडजस्टमेंट बनती है, तो ये मैं टोटली इग्नोर कर रहा हूँ ये वाली। ठीक है। हाँ, गेन ऑन डिस्पोजल है बेटा, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। सही है। अगर चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको कि हमने 2.1 मिलियन वाली चीज कितने की बेची, 2.6। तो हमें 0.5 का गेन ऑन डिस्पोजल हुआ, वो हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर हम 2.6 मिलियन से रिसीवेबल डेबिट करते हैं, ठीक है, और 2.1 से एसेट की डब्ल्यूडीवी कम कर देते हैं नेट, तो 0.5 का हमारे पास गेन आएगा। तो मैं इस एंट्री को इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन अगर आप सब बोलेंगे तो बना दूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको इग्नोर करना बेहतर है। ठीक है जी। मतलब एक चीज आपकी 2.1 की थी, डब्ल्यूडीवी के हिसाब से आपने बेची कितने की, 2.6 की, तो 0.5 मिलियन का आपको गेन हुआ है। अच्छा जी, बना लूं? देख लो, सोच लो बेटा, फिर मैनेज कर पाओगे इसको आप? मेरे ख्याल से इग्नोर करना बेहतर है। इन एडिशन टू अ स्पेसिफिक प्रोविजन ₹3.9 मिलियन अगेंस्ट ट्रेड डेटर्स ऑफ ₹13 मिलियन। तो आपने 3.9 मिलियन का स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट करना है 13 मिलियन के बैलेंस पर। ठीक है जी। ओटी नीड्स टू मेंटेन, यानी अनियन ट्रेड नीड्स टू मेंटेन अ जनरल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ द रिमेनिंग क्लोजिंग डेटर बैलेंसेस। अब आप देखें कि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है वो आपने बढ़ाया कितने से है, 1 मिलियन से।
आपने बढ़ाया कितने से? 1 मिलियन से। इसके अलावा आपके पास ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कोई और नहीं आ रहा, बताइए। ट्रेड डेटर्स का कोई और बैलेंस एडजस्टमेंट में नहीं आया, तो जरा तवज्जो कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आपको याद हो तो। आप बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड डेटर्स, इनको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। स्पेसिफिक और जनरल। यहां लिख दिया हमारे पास टोटल। जरा खुद बताइएगा फिर जाके दोबारा से। एज पर ट्रायल बैलेंस हमारे पास ट्रेड डेटर का बैलेंस था 42 मिलियन। ट्रेड डेटर का बैलेंस बढ़ गया 1 मिलियन से, एडजस्टमेंट बनने की वजह से। तो ट्रेड डेटर का टोटल बैलेंस हो गया 43 मिलियन। टोटल बैलेंस 43 हो गया। क्वेश्चन कहता है आपका 3.9 मिलियन का प्रोविजन बनेगा 13 मिलियन के डेटर्स के ऊपर। तो 13 मिलियन के डेटर्स क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। तो 43 में से अगर आप 13 मिलियन का कर दें, अलग कर दें, तो क्या बचेगा आपके पास? 30 मिलियन। 13 मिलियन के ऊपर आपने कितना प्रोविजन बना दिया बेटा? 3.9 का। और 30 मिलियन के जो जनरल डेटर्स हैं, उनके ऊपर आपने प्रोविजन मेंटेन करना है कितने परसेंट से? 5% से। तो 30 का 5% क्या बनेगा? 1.5। तो 3.9 प्लस 1.5, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन? 3.9 प्लस 1.5, 5.4। जब एसओएफपी बनेगी तो एसओएफपी के अंदर जो नेट डेटर का बैलेंस जाएगा वो 43 माइनस 5.4 जाएगा। नेट कर दें बेटा कितना? तो एसओएफपी में 37.6 जाएगा, करेक्ट। लेकिन अभी आपको एडजस्टमेंट पास करनी है, तो आपका जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो कितना रिक्वायर्ड है? 5.4। इसमें से लेस कर दें क्या? ओपनिंग ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन कितना है एज पर ट्रायल बैलेंस? 4.5। डिफरेंस 0.9। एडजस्टमेंट कितने से पास हो रही है? 0.9 से। बैड डेट डेबिट हो रहा है। बैड डेट सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस नहीं है तो हम इसको सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेके जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग में सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन सब आता है। बैड डेट डेबिट 0.9 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 0.9 से, ताकि 4.5 जो कि ओपनिंग बैलेंस है वो 0.9 से बढ़कर, जो 0.9 से बढ़कर 5.4 बन जाए, और एसओएफ बनाते वक्त डेटर में से 5.4 लेस हो जाए। यस और नो?
तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेटा आपके सामने थे। तो ये यार बताओ मुझे यार, ये एडजस्टमेंट जर्नल प्रोविजन का रेट कैसे पता लगा? अरे यार साद, तुम्हारी बेहोशी का आलम, क्या लिखा हुआ है? OT needs to maintain a general provision for doubtful debtors at 5% of remaining closing balances। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। अच्छा अच्छा सर, ओके भाई। तो भाई ये आपके सामने मैंने सारी एडजस्टमेंट्स बना दी हैं। अब बना लें इसकी SOCI और SOF। ठीक है भाई, SOCI। सबसे पहले आपने पिक किया किसको? सेल्स को या रेवेन्यू को? तो एज पर ट्रायल बैलेंस आपकी सेल्स की वैल्यू कितनी है? 397.96। जल्दी जल्दी बताइएगा। 397.6। इस सेल के ऊपर आपने अब तक कितनी एडजस्टमेंट की है? सेल्स की वैल्यू के अंदर आपका इंटरेस्ट शामिल हो गया था, कितना? 2.4 का। तो अब क्या करें, आप इस सेल में से 2.4 का करवा दें, माइनस करवा दें। तो आपकी नेट सेल्स कितनी आ जाएगी रुपीज इन मिलियन? क्विक बताएं कितनी आ जाएगी? 395.2। लेस करवा दें क्या? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी दी हुई है आपको? 245। अब आपने जो एडजस्टमेंट पास की है जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो तब्दील हुई है, एक तो NRV लॉस है आपका, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 3.3 से इंक्रीज हो रही है। और किसी एंट्री में कोई इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आपने कहा COGS डेबिट 3.3 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 248.3। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 146.9। पेपर में जो भी आपका फॉर्मेट हो, अगर फॉर्मेट ये वाला है तो आप अदर इनकम इसके बाद ऐड करें। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद वाला फॉर्मेट है तो अदर इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद ऐड करें, जो भी फॉर्मेट हो आपके पास। मैं अपना हिसाब बनाता हूँ फॉर्मेट का, उसमें GP के फॉरन बाद हम अदर इनकम ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास अदर इनकम कौन कौन सी था देखिएगा। ट्रायल बैलेंस में तो हमारे पास कोई अदर इनकम मौजूद नहीं है, आप गौर करें क्रेडिट साइड पर। लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से हमारे पास अदर इनकम जनरेट हो रही है। और वो कौन सी इनकम है? इंटरेस्ट इनकम, जो कि 6 महीने की सेल से रिवर्स होकर और 3 महीने की, 3 मंथ्स की अक्रूड होकर, तो टोटल कितनी? 9 मंथ्स की। तो अगर मैं जस्ट यहीं पे लिख दूं कैसे कि भाई 40 मिलियन का मेरा बैंक बैलेंस था, उस पर लगा 12% इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 9 महीने का बैलेंस इनकम बन गया 3.6। क्विक 2.4 प्लस 1.2 बिल्कुल सही। इन दोनों का सम 150.5।
गई। उसके बाद आपने क्या करना है, लेस करवाने हैं आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एज पर ट्रायल बैलेंस आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 63.7। और आपकी एडजस्टमेंट में कहाँ कहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इजाफा या कमी आ रही है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है 13.5 से। थर्टीन पॉइंट फाइव से। ठीक है, जवाब दें बेटा। फिर जो 3 मंथ्स का आपने रेंट पे किया था उसमें से 1 मंथ का रेंट एक्सपायर हो रहा है 1.4 से। 1.4। फिर डिस्काउंट अलाउड जो रिवर्स किया हमने, जिससे हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस 0.1 से कम कर दिया, तो 0.1 से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम कर दिया हमने। चलें जी बताइए, नाउ व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 63.7 प्लस 13.5 प्लस 1.4 -0.1 सब लोग कंफर्म करें। 78.5। 150.5 में तो 78.5 लेस करें, यहाँ मिल जाएगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना, 72 मिलियन। इसमें से लेस करवाएं क्या, फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज के अंदर बेटा बैंक इंटरेस्ट, अगर हमने कोई लोन वगैरह लिया, या सिर्फ बैंक चार्जेस आएंगे। एक इंटरेस्ट वो है जो हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई इंटरेस्ट हमें पे भी करना है, सवाल ये। तो फाइनेंशियल चार्जेस एज पर ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी कितने हैं, 8.8 के। तो आपने कहा 8.8, ऊपर से बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस कितने लिए, इसकी हमने एडजस्टमेंट पास की, बैंक चार्जेस डेबिट 0.2 से। फाइनेंशियल चार्ज कितने हो गए, 9 मिलियन। नेट प्रॉफिट 63 मिलियन का। ठीक है जी, अब क्या बन जाएगी इसकी, SOFP। ठीक है, SOF बड़ी आसान है। इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 142 मिलियन। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और डेप्शन ऑलरेडी चार्ज हुई भी है, तो ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के बराबर है।
क्या कर दिया, डायरेक्ट इसमें से 66.5 मिलियन का करवा दिया, लेस करवा दिया। 142 माइनस 66.5, क्विक क्विक बेटा जल्दी बताइएगा। 75.5 मिलियन। उसके बाद करंट एसेट्स की बारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या आएगा, इन्वेंट्री आएगी। सिस्टम परपिचुअल है तो इन्वेंट्री पहले से ही ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 89.6 से, जिस पर हम मुख्तलिफ किस्म की एडजस्टमेंट ले रहे हैं। इन्वेंट्री को हमने क्रेडिट किया ड्राइंग की वजह से 4.2 से, 3.3 की वजह से एनआरबी लॉस की वजह से, और 3.5 की वजह से परचेज रिटर्न की वजह से। 4.2, 3.3 एंड 3.5 देख लेना अच्छी तरीके से। इसके अलावा तो कोई इन्वेंट्री अकाउंट पे एडजस्टमेंट नहीं है ना आपके पास। तो इन्वेंट्री का बैलेंस कितना गया एसएफपी में, 78.6, 78.6। फिर उसके बाद ट्रेड डेटर्स ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए थे 42, उसमें इजाफा हुआ 1 मिलियन का डिसऑनर्ड की वजह से, कितने हो गए 43। और 43 के अगेंस्ट आपका टोटल प्रोविजन है 5.4, जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल का क्लोजिंग बैलेंस है अगर आपको याद हो। 4.5 का आपका ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। इस 4.5 के बैलेंस को आप 0.9 से, 0.9 से, अच्छा आप लोगों ने वो बेड डेट का इम्पैक्ट तो नहीं दिलवाया उसके ऊपर, एसोसीआई के ऊपर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर बेड डेट का इम्पैक्ट कहाँ लिया हमने। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर आपने ये बेड डेट का इम्पैक्ट नहीं लिया 0.9 से, फिर गलती करवा दी बेटा। चलो मैं इसको आखिर में कंसीडर करता हूँ, ताकि आपको पता लगे गलती करने से आपका बैलेंस कितने से बैलेंस नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो 42 प्लस 1 माइनस 5.4, बताइए नेट डेटर उतने से अपीयर हुए जितने से हमने वर्किंग की थी। 37.6। इन्वेंट्री हो गई, ट्रेड डेटर्स हो गए, प्री पेमेंट हो गई। ठीक है जी, 9 मिलियन। अब प्री पेमेंट की बारी। प्री पेमेंट से 9 मिलियन की, इसमें से 7.2 का कर दिया आपने, एक्सपायर कर दिया। लेकिन आप मजीद प्री पेमेंट भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना, देखिए वो जो आपके बैंक स्टेटमेंट की वजह से क्रिएट हो रही थी। 4.2 में 2.8 की प्री पेमेंट क्रिएट हो रही। 7.2 माइनस 2.8 प्लस, नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्री पेमेंट। बताएं बेटा कितना क्लोजिंग बैलेंस है प्री पेमेंट का।
4.6। अच्छा जी, उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। लेकिन जरा इससे पहले सोच लें कोई अदर रिसीवेबल है हमारा जो क्रिएट हो रहा है, अदर रिसीवेबल जो हमने रिसीव करना हो। तो एडजस्टमेंट देखते जाइए। इंटरेसिबल आ रहा है 1.2 से। डिसऑनर्ड तो हमने रिसीवेबल में ऐड करवा दिया ना बेटा, वो तो हमने ट्रेड रिसीवेबल में ऐड करवा दिया 43 के तौर पर। पॉइंट 4.9 को हमने जो एंट्री बनाई हमने, जो हमने एंट्री बनाई वो डिसऑनर्ड की, इसमें रिसीवेबल हमारा 1 से हमने इंक्रीज कर दिया ना बेटा, तो ट्रेड डेटर्स में जाएगा। साकिब, ये आ गया ना? ठीक है जी। इंटरसीबल जो कि 40 के बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 12। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो अक्रूड हुआ है, इंटरसीबल बोले अदर रिसीबल बोले या अक्रूड इनकम बोले। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा कैश एट बैंक। 40 वाला तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप रखेंगे कौन सा वाला, करंट अकाउंट वाला 8.3, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट आएगी। 8.3 वाले बैलेंस के ऊपर क्या क्या एडजस्टमेंट आ रही है जरा देखिएगा। 4.2 से कम हो रहा है ये। फिर बैंक चार्जेस की वजह से 0.2 से कम हो रहा है। फिर डिसऑनर्ड होने की वजह से 0.9 से कम हो रहा है। तो 4.2, 0.2, 0.9। बताएं जरा बेटा, कैश एट बैंक का बैलेंस कितना? कोई जल्दी बताइए बेटा। 43। अब करंट एसेट्स का आप सम कर दीजिए। 165 आ गया। 75.5 प्लस 165। 240.5। उसके बाद इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल 99.4। एड नेट प्रॉफिट
कितना 63, जिसके ऊपर अभी आपने बैड डेट का इम्पैक्ट नहीं लिया। अभी मैं प्रॉफिट दोबारा करेक्ट भी करता हूँ। दो प्रॉफिट लिखते हैं, जरा देखिएगा प्लीज। 150.5, इसको 0.9 से बढ़ाइए। 78.5 प्लस 0.9, इस प्रॉफिट को मैं दोबारा करेक्ट भी करता हूँ। 78.5 प्लस 0.9, 79.4। 79.4 इसमें से माइनस कर दें तो ये आंसर आएगा 71.1। इसमें से 9 माइनस कर दें तो ये आंसर आएगा आपका 62.1। बैड डेट का जो एंट्री था वो बनाना भूल गया था यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये पूरा मतलब अगर एक्सपेंस 0.9 से बढ़ा तो आपके आगे के तमाम प्रॉफिट जो है वो 0.9 से क्या हो गए, कम हो गए। आप जरा देख सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट भी आपको सीखने को मिल सकता है। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पर दो ऐसा पे बनाता हूँ। 99.4 मतलब समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 62.1 लूंगा तो ये सब मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी 62 रखा और यहाँ 63 लेता हूँ, जो कि बेड डेट वाली एंट्री का इफेक्ट लेने से पहले था। अच्छा, और लेस करवाता हूँ क्या, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी लिखी हुई है एज पर ट्रायल बैलेंस, 17.8। 17.8 की ड्राइंग्स हैं। इसमें मजीद इन्वेंट्री वाली ड्राइंग्स क्या करते हैं, जो डेबिट हुई हुई है आप ऐड कर दें। कितनी इन्वेंट्री विड्रॉ की है आपने, 4.2 से। कितना हो जाएगा ये मिलकर, 23। बताएं बेटा, कंफर्म करें। 22, 17.8। अच्छा 22 सही। यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 139.5। और यहाँ आंसर आ रहा है 140.4। ठीक है जी। फिर लाइबिलिटीज की बारी आएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन। कितने लॉन्ग टर्म लोन भाई, 55.4। फिर बारी आएगी किसकी, करंट लाइबिलिटीज की। और करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहे हैं हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स लिखे हमने। और एज पर ट्रायल बैलेंस ट्रेड क्रेडिटर हमारे पास कितने हैं, 33.4 के। और ट्रेड क्रेडिटर पे क्या इम्पैक्ट था, कोई एडजस्टमेंट थी ट्रेड क्रेडिटर के ऊपर, अगर आपको याद हो। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न की, इन्वेंट्री जो वापस की थी, बिल्कुल सही।
3.5 से। नेट कितना हो गया बताइए? ट्रेड कैटर नेट कितना हो गया? 29.9। ओके, ट्रेड कैटर के बाद बारी है किसकी? अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूवल्स कितने हैं एज पर ट्रायल बैलेंस? 9.4। हमारी एडजस्टमेंट में नए अक्रूवल क्रिएट हो रहे थे, अगर आप गौर से देखें। 6.3। 9.4 प्लस 6.3, 15.7। तो अब इसका क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। कितना? 139.5 प्लस 55.4 प्लस 45.6। सम कर दें इसका। 240.5। और जब मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस तो यहाँ ये आंसर ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ 0.9 से प्रॉफिट ज्यादा ऐड किया है। तो किसी एक्सपेंस को ना लिखने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ने से हमारी ये वाली इक्विटी और लायबिलिटी वाली साइड बढ़कर आएगी, जो कि एसेट साइड से कम आ रही हो। तो ये बैलेंस आपके पास आ रहा होगा 241.4, और ऊपर आ रहा है 240.5। तो ये वाली साइड 0.9 से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है वो 0.9 से ज्यादा लिखा हुआ है। तो अगर हम 0.9 का एक्सपेंस चार्ज करते, ये प्रॉफिट 0.9 से कम होता, और ये हमारी एसएफई बैलेंस होती। तो अगर मैं गलती करता ये वाली, तो ये हमारी एसएफई फ्री बैलेंस नहीं होती। ठीक है ना? तो ये आपके सामने है। कितना आपने कर लिया था क्वेश्चन ये वाला बेटा? मैंने आप पे छोड़ा हुआ था अब तक, तो क्या आप कुछ करें? आप में से कितने लोगों ने इसको कितना परसेंट कर लिया था? कितनी एडजस्टमेंट्स आपने इसमें से बना ली थी? बस बेटा सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इंट्री तक से बना के आया ना, तो कुछ मेनली आपके अच्छे खासे मार्क्स आपके बन जाएंगे। चले। ठीक है जी, ये आपके सामने ये हो गया फाइनल अकाउंट। अल्लाह ने चाहा तो प्रति सिस्टम अगर आ गया आपके सामने तो आप उसको भी डील कर लेंगे, पीरियोडिक आया तो उसको भी डील कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, पहले क्या अटेम्प्ट करें? पहले ये है कि आपके पास पहले 40 क्वेश्चन ही सामने आएंगे, ये तो सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा करने के लिए। मेरे हिसाब से आप सिंपल एक ये इख्तियार करें कि आप जो क्वेश्चन, आप 40 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना, तो आप उसको एक एक मिनट के हिसाब से अटेम्प्ट करें। अगर क्वेश्चन लेंथी हो तो उसको फ्लैग करके आगे बढ़ जाए। कुछ क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल हो, जो पढ़ते ही आपसे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, आप उनको सॉल्व करते जाएं और मार्क करते जाएं, यहाँ तक कि राउंड कंप्लीट करके आप कहाँ पहुंच जाएं, फाइनल अकाउंट्स पर। और फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और ये अटेम्प्ट करके टाइम का ख्याल रखें कि समझ लें आपने, इस तरह समझें कि आपने शुरू के 30 मिनट के अंदर उन 40 क्वेश्चन का राउंड कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट 1 आवर अपने आप को मैक्सिमम दें, उससे एक्सीड बिल्कुल ना करें फाइनल अकाउंट्स को। 1 आवर, 40 40 मिनट का माइंड बनाए, लेकिन 1 आवर ले जाए तो बड़ी बात नहीं। तो नेक्स्ट जो आपका 1 घंटा होगा मैक्सिमम,
मिनिमम 40 मिनट्स, तो 40 से 1 घंटे का टाइम आप प्योरली रखें किसके लिए, इस फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद आप वापस आए उन क्वेश्चन की तरफ जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन 1 आवर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप 1 आवर से एक्सीड कर दें, तो अपने लिए आप माइंड सेट रखें 30 मिनट्स का। इस तरह सोचे कि फर्स्ट 30 मिनट, नेक्स्ट 30 मिनट, फिर लास्ट 1 आवर, ठीक है। तो ये माइंड सेट लेंगे तो 30 मिनट्स के बजाय 45 मिनट ले जाएंगे। आप ये समझें कि आपने बाकी एमसीक्यू अगर छोड़े हैं तो आपने वापस आना है, आधा घंटे से लेके 45 मिनट का टाइम उन एमसीक्यूज पे देना है। और अगर आपके एमसीक्यू स्ट्रेट स्ट्रेट सॉल्व हो रहे हो तो भाई सॉल्व करके मार्क्स गेन कर लें। आपको अगर स्ट्रेट स्ट्रेट सॉल्व हो रहे हो ना तो मार्क्स गेन कर लें, फिर 40 के 40 मार्क्स ले जाएं, मतलब 40 एमसीक्यूज पूरा सॉल्व कर लें, फिर रुके मत आप, अगर स्ट्रेट स्ट्रेट जल्दी सॉल्व हो रहे हो तो। फिर बिला वजह फाइनल अकाउंट्स में उलझ जाएं और उलझ कर वापस आए, तो ऐसा ना हो कि आपको परेशानी हो जाए। अगर आपसे शुरू में ही पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो रहे हैं तो स्ट्रेट स्ट्रेट मार्क्स गेन करते जाएं, 40 40 लेते जाएं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और कोई बात इसमें मजीद? पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा? भाई दो किस्म के क्वेश्चन है, पीरियोडिक वाला स्टीवर्ट जैसा है और परपेचुअल वाला शायद इस जैसा है जो अभी आपने किया। एक काम ये करना, चेक कर लें आपकी जो क्या कहते हैं किताब है, एमसीक्यू का हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे बेटा। अगर आप अभी देखना चाहते हैं ना तो आपको ये क्वेश्चन देख लेना चाहिए बेटा, कौन सा वाला, सोफिया टेटर्स वाला। आपकी जो किताब है ना उसमें ये यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, सोफिया टेटर्स तक। तो इसको भी देख लें जरा। आपको सारे ऑनलाइन देगा, 2 मिनट में जरा क्या करता हूँ इसको यहाँ पे स्टॉप करके फिर मैं दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा, कुछ बातें और ऐड करता हूँ। फाइनल अकाउंट्स का आखिरी एग्जाम्पल है बेटा। पेज नंबर 351 है, लेकिन ये मेरे पास वो किताब है जो रिव्यू की लाई हुई जिसका 351 पेज, सेम पेज है क्या नहीं पता नहीं मुझे इस बात का।